बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो है डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, जो कि एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मैम इस पे वीडियो बनाइए। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। ऑब्जेक्टिव्स में हमारे साथ कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे यूट्राइन एंड डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग को, फिर इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी को डिफाइन करेंगे, एटियोलॉजी को डिफाइन करेंगे, इसकी एटियोलॉजी कौन कौन से, इसकी काजेस कौन कौन से है, इसका मेडिकल कंडीशन कौन कौन से है, कौन कौन से ऐसे टर्म्स है जो कि इसके रिलेटेड है, इसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, सर्जिकल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, एंड पेशेंट को जब एडमिनिस्टर करें तो उस दौरान नर्सिंग प्रोसेस कौन सा हमने अप्लाई करना है, या नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग इंटरवेंशन, और उसके बाद फिर हम लास्ट में एवल्युएशन देखेंगे। डिफिनीशन यूटेराइन ब्लीडिंग, जिसको हम मेंसेस भी कह सकते हैं, द पीरियडिक डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम द यूटरस। जब पीरियडिक डिस्चार्ज होते हैं यूटरस से ब्लड की तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एक यूनिफॉर्मली डिस्चार्ज होता है, मतलब अपने टाइम पे एक डिस्चार्ज होता है यूटरस से ब्लड की, तो उसको हम कहते हैं मेनोरिया और मेंसेस कह सकते हैं। द टाइम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन अकर इज रिफर्स टू एज मेंसेस। इस टाइम को हम फिर क्या नाम दे सकते हैं, मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन दे सकते हैं, मेनोरिया भी दे सकते हैं। डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग का अगर ये डिस्फंक्शन हो जाए तो उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। फिर डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम द विजाइना दैट इज ड्यू टू चेंजेस इन हार्मोन लेवल। जब हार्मोन लेवल में कोई चेंजेस आ जाए और जो ब्लीडिंग होती है यूटेराइन से या विजाइना से, तो वो क्या हो जाए, वो एबनॉर्मल हो जाए, मतलब इरेगुलर हो जाए, या ज़रा हीवी हो जाए, या कम हो जाए, या उसका टाइमिंग चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। अल्टरनेटिव नेम्स, अब कुछ नेम्स है इसके रिलेटेड टू, उसमें हमारे साथ आते हैं इन इवाल्वेटिव ब्लीडिंग, इसको इवाल्वेटिंग ब्लीडिंग भी कह सकते हैं, उसमें है डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग भी हो सकती है, मेनोरोगिया, इसको भी हम डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कह सकते हैं, पोलिमेनोरिया एंड मेट्रोरेगिया, इसको भी हम डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग कह सकते हैं। ये भी डिस्फंक्शंस है, कुछ डिस्फंक्शन है इसके रिलेटेड जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे स्लाइड्स में। नॉर्मल वैल्यूज़ कौन कौन से हैं। अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ जो ड्यूरेशन 4 to 6 डेज होती है, अगर इससे कम हो जाए यानी 2 डेज से कम हो जाए या 7 डेज से ज़्यादा हो जाए तो वो एबनॉर्मल वैल्यू हो गई। वॉल्यूम इसकी होती है 35 to 45 cc, अगर इससे 35 से या 20 से कम हो जाए तो ये भी एबनॉर्मल है, 80 cc से ज़्यादा हो जाए तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन होता है। लेंथ ऑफ साइकिल, अब साइकिल की जो लेंथ होती है वो 21 to 35 डेज़ की होती है, अगर 21 डेज से लेस हो जाए तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन आता है, फिर अगर 35 डेज से ज़्यादा हो जाए तो ये भी एबनॉर्मल कंडीशन होता है। पैथोफिजियोलॉजी, पेशेंट विद डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, वो पेशेंट जिसको ये मसला है यानी डिस्फंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग है, तो उसमें क्या होता है, या तो इनका जो एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन है वो लॉस हो गया है, ओव्यूलेटरी साइकिल से राइज होती है तो उसका या तो लॉस्ट हो गया है, वो उसमें डिस्फंक्शन आ गया है। एज अ रिजल्ट दिस पेशेंट हैव कांस्टेंट नॉन साइक्लिक एस्ट्रोजन लेवल, इस पेशेंट का फिर जो एस्ट्रोजन लेवल होता है उसका जो साइकिल होता है तो वो भी नॉन साइक्लिक हो जाता है, यानी उसका भी जो साइकिल है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। डिड स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल ग्रोथ, जिसका फंक्शन क्या होता है, जो कि स्टिमुलेट करती है एंडोमेट्रियल ग्रोथ को। तो अगर किसी पेशेंट का डिस्फंक्शनल ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो एंडोमेट्रियल स्टिमुलेशन का जो साइकिल है वो लॉस्ट हो गया है, जिसकी वजह से उसकी जो एस्ट्रोजन लेवल है, एस्ट्रोजन हार्मोन की लेवल है वो भी एनसाइक्लिक नॉन साइक्लिक हो गया है। अगर वो नॉन साइक्लिक हो गया है तो इसकी वजह से जो एंडोमेट्रियल ग्रोथ है वो सही से नहीं हो रहा है, अगर उसका ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से फिर डिस्फंक्शनल ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग हो गया है। Proliferation without periodic shedding cause the endometrium to outgrow its blood supply। ज़्यादातर जो एंडोमेट्रियम है ये आउटसाइड ग्रो कर देती है, इट्स ब्लड सप्लाई जो होती है वो क्या करती है,
वो ज़्यादातर आउटसाइड ग्रो करती है, तो इस वजह ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होता है। द टिश्यू ब्रेक डाउन द स्लो फ्रॉम द यूटेरस, ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये ज़्यादातर ब्रेक डाउन हो जाते हैं यूटेरस में या यूटेरस के बाहर ये क्या कर देती है, ग्रोथ कर देती है, आउटसाइड ऑफ द यूटेरस ग्रोथ कर देती है, तो इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम या एंडोमेट्रियोसिस। सब सेक्वेंट हीलिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम इज इरेगुलर एंड डिस्फंक्शनल, जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी जो हीलिंग होती है वो इरेगुलर हो जाती है या डिससेनोरिक हो जाता है, डिससिंक्रोनस हो जाते हैं। डिससिंक्रोनस का मतलब ये है कि उसकी जो टाइमिंग होती है वो ज़्यादा हीवी हो जाती है या कम हो जाती है या इरेगुलर हो जाती है, उसका टाइमिंग गलत हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं Chronic stimulation by low level of estrogen will result in infrequent light uterine bleeding. Chronic stimulation from higher level of estrogen level will lead episodic or frequent heavy uterine bleeding. यहाँ पे लिखा गया है कि अगर हमारे साथ जो एस्ट्रोजन लेवल है वो लो हो गया है तो जो यूटराइन ब्लीडिंग होगी वो लो होगी, लेकिन अगर एस्ट्रोजेनिक लेवल जो है ना वो हाई हो गया है, यानी टाइम के साथ साथ वो हाई हो गया है, तो उसके साथ साथ क्या होगी, जो ब्लीडिंग है वो भी हेवी होगी। टाइप्स ऑफ डिस्फंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, इसके दो टाइप्स है, एक है इनवॉलंटरी और दूसरा है इवोल्यूटरी। Involuntary dysfunctional uterine bleeding result from a disturbance of the normal hypothalamic pituitary ovarian axis and is particularly कॉमन एट द एक्सट्रीम ऑफ द रिप्रोडक्टिव ईयर। यहाँ पे बताया गया है कि जो इनवॉलंटरी डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है तो वो क्यों हो जाती है, जब नॉर्मल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उस वजह से क्या हो जाती है, जो डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग है वो इनवॉलंटरी हो जाती है। इवोल्यूटरी डिस्फंक्शन ऑफ यूटराइन ब्लीडिंग की बात करें तो इवोल्यूटरी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादातर इसकी जो कंट्रोल है वो मेनोरेगिया के कंट्रोल में आ जाती है, यानी मेंस्ट्रुएशन की जितने भी कंट्रोल है वो मेनोरेगिया के कंट्रोल में आ जाता है। ज़्यादातर ये वुमेन जो होती है इसकी जो डिस्फंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज लॉस हो जाती है, ब्लड की लॉस बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ये क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो वेजोडाइलेशन ऑफ वेजल्स है वहाँ पे वेजोडाइलेशन ज़्यादा हो जाती है। वेजोडाइलेशन की वजह से जो वेजल्स की सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वस्कुलर टोन जो है ना वो डिक्रीज हो गया है, तो जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये जो वुमेन्स होते हैं ये नॉर्मल वुमेन्स की जो मेंसेस होती है उससे 3 टाइम फास्टर इसका जो ब्लीडिंग है वो लॉस हो सकती है। इसकी एटियोलॉजी की अगर बात करें तो ज़्यादातर जो हार्मोन्स है उसकी वजह से हार्मोन लेवल्स में ज़्यादातर चेंजेस आ जाते हैं, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स में, तो उस वजह से ये डिस्टर्ब हो सकती है। यहाँ जो अनएक्सपेक्टेड विजाइनल ब्लीडिंग है, मतलब अपने टाइम से इरेगुलर टाइम पे आना, ब्लीडिंग हो जाना, तो इसकी वजह से भी ये हो सकती है। मेडिकेशन ज़्यादातर ऐसे मेडिकेशन है जो कि हमारी हार्मोन्स पे डिपेंड करती है, हार्मोन को पे डिस्टर्ब कर देती है। अगर हार्मोन को डिस्टर्ब किया तो इसकी वजह से भी जो यूटराइन ब्लीडिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है, डिस्फंक्शनल उसकी हो सकती है। वेट लॉस की वजह से अगर कोई बंदा ज़्यादा वीक है तो उसकी जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत कम होगी, तो इस वजह से भी ये जो काजेस है इस पर भी डिपेंड करता है, ओबेसिटी पे भी डिपेंड करता है। एंड स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर जो बंदा ज़्यादातर स्ट्रेस में रहता है तो उसकी कभी कभार ऐसा होता है कि मेंसेस स्टार्ट हो जाती है, तो ये इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस पे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिपेंड करता है। मेडिकल कंडीशन, अगर मेडिकल कंडीशन की बात करें तो इसमें 2 टाइप हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे साथ है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम किस चीज़ को कहते हैं? दिस इज़ एन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है दैट काज अ वुमन टू प्रोड्यूस एन इम्बैलेंस अमाउंट ऑफ 6 हार्मोन। ये क्या हो जाता है, ज़्यादातर वुमेन में ये इस वजह से काज हो सकती है क्योंकि उसकी जो हार्मोन लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाती है, यानी एंडोक्राइन का डिसऑर्डर है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी
जिसकी वजह से जो सेक्स हार्मोन की लेवल है वो इम्बैलेंस हो जाती है। दिस मे लीड टू एन इम्बैलेंस इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन मेकिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। जब वो डिस्टर्ब हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो है वो इरेगुलर हो सकती है। ज़्यादा आप लोगों ने जहन में रखना है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अगर इम्बैलेंस हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल खुद बहुत इरेगुलर हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में अब पढ़ेंगे। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जब यूटेराइन की लाइनिंग आउटसाइड ऑफ द यूटरस ग्रो करे तो उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। सच एज इन ऑन दी ओवरीज, ज़्यादातर ओवरीज में ग्रो करती है, तो इस कंडीशन को फिर हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस कैन काज हेवी ब्लीडिंग, इसकी वजह से हेवी ब्लीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग पीरियड्स। यूटेराइन पोलैप्स की अगर बात करें तो अगर स्मॉल ग्रो हो जाए इन यूटेरस में तो उसको हम कहते हैं यूटेराइन पोलैप्स, जो कि अननोन काज होती है। इसकी कोई काज नहीं होती। ये हैवी इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन, ये किस चीज़ पे इन्फ्लुएंस करती है, किस चीज़ को इफेक्ट करती है, एस्ट्रोजन हार्मोन को इफेक्ट करती है। और हमने बताया कि अगर एस्ट्रोजन हार्मोन में इम्बैलेंस आ जाए तो इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो सकती है, उसकी में इम्बैलेंस आ सकती है, इरेगुलर हो सकती है, इसमें डिस्फंक्शन आ सकती है। यूटेराइन फिब्रॉइड्स जो होती है ये भी स्मॉल ग्रोथ होती है दैट अकर विद इन द यूटरस, ये ज़्यादातर यूटरस में ही स्मॉल ग्रोथ जो है ना वो हो जाती है। यूटेराइन लाइनिंग में हो सकती है एंड यूटेराइन मसल्स में भी हो सकती है। लाइक पोलैप्स, ये भी बिल्कुल पोलैप्स की तरह होती है दैट काज यूटेराइन द काजेज ऑफ यूटेराइन फिब्रॉइड आर अननोन, इसके भी कॉजेज अननोन है बट एस्ट्रोजन सीम्स टू प्ले अ रोल इन देयर ग्रोथ, लेकिन जो एस्ट्रोजन हार्मोन होती है वो इसके ग्रोथ में एक अहम किरदार अदा करता है। ये आप लोग देख सकते हैं ये क्या है, अगर इस तरह से स्मॉल पाउचेस बन जाए तो इसको हम कहते हैं यूटेराइन पोलैप्स। और अगर इस तरह से थोड़े बड़े साइज़ की कुछ ग्रोथ हो जाए तो इसको हम कहते हैं यूटेराइन फिब्रॉइड्स। टर्म्स रिलेटेड टू डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, कुछ डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के कुछ टर्म्स है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखने हैं। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। मेनोरेगिया, मेट्रोरेगिया, मिनोमेट्रोरेगिया, पोलीमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, एमिनोरिया एंड इंटरमेंस्ट्रुअल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये एक एक करके अब हम डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको याद रखने हैं। मेनोरेगिया किस चीज़ को कहते हैं? अगर यूटेराइन ब्लीडिंग डिस्फंक्शनल, the type of abnormal uterine bleeding diagnosed when menstrual cycle and menstruation occur on a normal schedule। यहाँ पे बताया गया है कि अगर यूटेराइन ब्लीडिंग जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, मतलब एबनॉर्मल हम डायग्नोस करें, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंस्ट्रुएशन अकर ऑन अ नॉर्मल शेड्यूल, लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या मेंस्ट्रुएशन है वो नॉर्मल शेड्यूल में ही अकर होती है, बट द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो इज एक्सेसिव एंड ब्लीडिंग लास्ट लॉन्गर देन 7 days, लेकिन जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है, हीवी हो जाती है, एक्सेसिव होती है उसकी फ्लो, और ज़्यादातर जो ब्लीडिंग है वो 7 days से ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि हमने नॉर्मल वैल्यूज़ में बताया कि जो नॉर्मल डेज होती है तो वो 4 to 7 days है, लेकिन अगर 7 days से ज़्यादा हो जाए तो ये एबनॉर्मल कंडीशन में चला जाता है, जिसको हम मेनोरेगिया कहते हैं। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, वो नॉर्मल होता है, उसके शेड्यूल नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसमें ब्लीडिंग की जो फ्लो होती है वो एक्सेसिव हो जाती है, और जो ब्लीडिंग है वो 7 days से ज़्यादा होती है। मेट्रोरेगिया आप किस चीज़ को कहते हैं? मेट्रोरेगिया इज़ अ टाइप of abnormal uterine bleeding diagnosed when the menstruation occur at irregular interval। इसमें अब टाइम की बात आ गई है, इसकी जो टाइमिंग है वो इरेगुलर हो जाती है, ये ज़्यादातर इरेगुलर टाइम पे आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं मेट्रोरेगिया। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फिर नोट करने हैं। द अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग menstruation and the number of days vaginal bleeding are not excessive in patient who have metrorrhagia। जिसको भी मेट्रोरेगिया हो तो उसकी जो अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो भी नॉर्मल रहता है, उसकी डेज भी नॉर्मल रहता है, लेकिन उसकी जो
इरेगुलर इंटरवल है वो इरेगुलर, उसकी साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाती है, इरेगुलर इंटरवल में मेंसेस आ जाती है, तो इसको हम कहते हैं मेट्रोरेगिया। मेनोमेट्रोरेगिया, मेनोमेट्रोरेगिया आप किस चीज़ को कहते हैं? अ टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, ये भी एक टाइप होती है एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग की। वुमेन डायग्नोज विद मेनोमेट्रोरेगिया एक्सपीरियंस इरेगुलर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन। यहाँ पे बताया गया है कि जिसको भी मेनोमेट्रोरेगिया है तो ये एक टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है, लेकिन इसको हम कैसे डायग्नोस करते हैं कि ज़्यादातर इरेगुलर एंड फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन हो जाती है इन कंडीशन ऑफ मेनोमेट्रोरेगिया। एक्सेसिव ब्लीडिंग इज ब्लीडिंग सिवियर एनफ टू रिक्वायर चेंजिंग पैड्स एंड tampon मोर ऑफन देन एवरी हावर और 2 आवर। इतनी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है कि पैड या टेम्पॉन जो होती है वो एवरी 2 आवर और 1 आवर में चेंज करना पड़ता है। Polymenorrhea. Polymenorrhea is a type of abnormal uterine bleeding. Polymenorrhea occurs when the menstrual cycle is less than 21 days लॉन्ग। अगर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लेस देन 21 डेज हो जाए तो उसको हम कहते हैं पोलीमेनोरिया। इट्स समटाइम डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश पोलीमेनोरिया फ्रॉम मेट्रोगिया। यहाँ पे बताया गया है कि हमने मेट्रोगिया की बात की कि उसमें भी इंटरवल की जो डिस्टेंस है वो इफेक्ट हो जाती है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, और इसमें भी टाइम की एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो ज़्यादातर लोग जो है ना इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें डिफरेंस मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ब्लीडिंग दैट अकर एट रेगुलर इंटरवल लेस देन 21 डेज एफर्ट इज यूजुअल पोलीमेनोरिया। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो ब्लीडिंग होती है वो रेगुलर इंटरवल पे आती है लेकिन लेस देन 21 डेज पे आती है, तो उसको हम कहते हैं पोलीमेनोरिया। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम 21 to 35 डेज लॉन्ग। जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितनी लॉन्ग होती है? वो 21 to 35 डेज लॉन्ग होती है, जो कि हमने नॉर्मल वीडियोज में बताया। डे फर्स्ट टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर द फर्स्ट डे ऑफ यू एक्सपीरियंस अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया किस कंडीशन को कहते हैं? ये भी एक टाइप ऑफ एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट अकर मोर देन 35 डेज। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो मोर देन 35 डेज में आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? अपार्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ ओलिगोमेनोरिया। तो इसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। अगर मोर देन 35 डेज के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर होती है तो इसको हम कहते हैं ओलिगोमेनोरिया। एमेनोरिया। एमेनोरिया किस चीज़ को कहते हैं? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमेनोरिया। ज़्यादातर एक एब्सेंस हो जाती है, दूसरा आ जाता है, या ऐसा होता है कि 2-3 मंथ ऐसे गुजर जाते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ में जो है ना वो मेंस्ट्रुएशन अकर हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं एमेनोरिया। देयर आर टाइप प्राइमरी टाइप ऑफ एमेनोरिया कॉल्ड प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी आर कॉल्ड सेकेंडरी एमेनोरिया। अच्छा, प्राइमरी एमेनोरिया कैसे होती है? प्राइमरी एमेनोरिया अकर व्हेन मेंस्ट्रुएशन हैज़ नॉट स्टार्टेड बाय द एज ऑफ 16। अगर 16 एज में जो है ना वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट नहीं होती, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। और सेकेंडरी जो है ना वो क्या होती है? अकर व्हेन मेंस्ट्रुएशन हैज़ बिगन बट हैज़ स्टॉप, के एक बार मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है लेकिन फिर स्टॉप हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। Intramenstrual uterine bleeding. Intramenstrual uterine bleeding is a type of abnormal uterine bleeding and the menstrual cycle disorder. ये क्या होती है? ये एक टाइप ऑफ abnormal uterine bleeding होती है and a menstrual cycle disorder, और menstrual cycle एक disorder है। Intramenstrual uterine bleeding is vaginal bleeding. ये क्या होती है? ये एक vaginal bleeding है और spotting that occur between normal menstrual period, या कुछ spotting अकर हो जाती है during normal menstrual period। साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं तो साइन एंड सिम्टम ऑफ डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग में इंक्लूड ब्लड और ब्लीडिंग और स्पॉटिंग्स। ब्लीडिंग हो सकती है या स्पॉटिंग फ्रॉम विजाइना हो सकती है बिटवीन द पीरियड्स डेट अकर लेस देन 28 डेज। अगर 28 डेज से लेस देन जो पीरियड है वो अगर हो सकती है, मोर कॉमन ऐसा है, या मोर देन 35 डेज हो सकती है। टाइम बिटवीन पीरियड चेंज ईच मंथ, या ईच मंथ में टाइमिंग चेंज हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, या ब्लीडिंग
जो है ना वो ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। ब्लीडिंग दैट लास्ट फॉर मोर डेज देन नॉर्मल आर फॉर मोर देन 7 डेज, या ब्लीडिंग जो है ना वो अपने डेज से कम हो सकती है या अपने डेज से ज़्यादा हो सकती है, यानी 7 डेज से ज़्यादा हो सकती है। तो ये भी कुछ साइन एंड सिम्टम है डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी हेयर, ज़्यादातर बॉडी हेयर पे इतनी ग्रोथ ऑफ हेयर हो जाती है कि ज़्यादातर बॉडी पे इतनी हेयर्स की ग्रोथ हो सकती है जैसे कि मेन की तरह दिखाई दे रही है, तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम है। मूड स्विंग्स ज़्यादा होते हैं, तो ये भी साइन एंड सिम्टम है डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग की। डायग्नोसिस की अब बात करते हैं, तो हिस्ट्री हम लेते हैं। अगर हिस्ट्री हम मिरेक की ले रहे हैं तो क्या करेंगे, इनिशियल रेगुलेटरी ऑफ साइकिल पहले हम उसके बारे में बताएंगे, साइकिल लेंथ के बारे में पूछेंगे, अमाउंट के बारे में, एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लो के बारे में पूछेंगे। एबॉर्शन वगैरह तो नहीं हुई है इसके बारे में, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी पोलिपियन ट्यूब में कोई प्रेगनेंसी तो नहीं हुई है, या यूट्रस के बाहर कोई प्रेगनेंसी की ग्रोथ तो नहीं हुई है, तो उसके बारे में हम पूछेंगे। फेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में पूछेंगे। ट्रॉमा एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में भी पूछेंगे कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है। लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस, अब लेबॉर्ट्री का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो पहले हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हम क्यों करते हैं, ताकि उसका जो हार्मोन लेवल है उसके बारे में हमें पता चले, और सारे ब्लड के जितने भी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में हमें पता चलेगा कि उसका ब्लड काउंट कैसा है, कंप्लीट है कि नहीं, कहीं एनीमिया वगैरह तो नहीं है। क्योंकि एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ज़्यादातर जो उसकी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आता है तो वो क्या आती है, उसकी ब्लड जो है ना राइट ब्लड से जो बहुत लो दिखाई देते हैं, और ये एक साइन एंड सिम्टम हमें इंडिकेट करती है एनीमिया की। हार्मोन टेस्ट करेंगे, टी करेंगे, FSH करेंगे, एंड LH, प्रोलेक्टिन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये टेस्ट हम करेंगे। इससे हमें हार्मोन के बारे में पता चलेगा कि उसकी हार्मोन लेवल कैसे है। प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे कि कहीं पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, कि एमेनोरिया प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड से हमें सारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता चलेगा, उस पर एक व्यू डालेंगे। द एग्जामिनेशन कैन हेल्प रिवील वेदर यू हैव एनी एबनॉर्मल ग्रोथ, आपको पता चलेगा कि कोई प्लेप्स या कोई पेब्राइड वगैरह तो नहीं हुआ है वहाँ इंटरनल ऑर्गन में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो इसकी वजह से भी जो यूट्राइन ब्लीडिंग है वो डिस्टर्ब हो सकती है। एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, यानी एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है उससे थोड़ा सा एक क्या लेंगे, एक टेस्ट के लिए एक सैंपल लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि कहीं इंटरनल एबनॉर्मल ग्रोथ वगैरह या एबनॉर्मल सेल की चेंजेस वगैरह तो नहीं आई है इस लाइनिंग में। मैनेजमेंट ऑफ डिस्फंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग, हार्मोनल ट्रीटमेंट, हम हार्मोनल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स देंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकती है, जो गोनाडोट्रोपिन की सिक्रीशन है फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड वो नॉर्मल होगी, वो उसकी लेवल जो है ना वो सही होगी, और अगर उसकी लेवल सही होगी तो ये इफेक्ट डालती है किस चीज़ पे, सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन पे। सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं। एब्लेशन किस चीज़ को कहते हैं, रिमूव कर देते हैं किस चीज़ को, जो एंडोमेट्रियल एब्लेशन इज अ सर्जिकल प्रोसीजर दैट इज़ यूज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड वुमेन हु हैव हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिस वुमेन का भी हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो उसका हम क्या कर देते हैं, उसका ज़्यादातर एंडोमेट्रियल एब्लेशन करते हैं, यानी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। एंडोमेट्रियल एब्लेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर वुमेन हु विश टू हैव चिल्ड्रन सिंस कॉम्प्लिकेशन कैन अकर, ज़्यादातर ऐसे वुमेन होते हैं कि उसको वो कहती है कि है कि मुझे कॉम्प्लिकेशन हो लेकिन मेरे बच्चे हो जाए, तो उस दौरान पर हम एंडोमेट्रियल एब्लेशन नहीं कर सकते, उसको ये रिकमेंड नहीं कर दे। हेस्टेक्टोमी, हेस्टेक्टोमी किस चीज़ को कहते हैं, रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हेस्टेक्टोमी, तो ये सर्जरी ज़्यादातर हम कर देते हैं कि उसका यूट्रस रिमूव कर देते हैं। इट में आल्सो इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ सर्विक्स, ज़्यादातर सर्विक्स को भी रिमूव कर सकते हैं, ओवरी फॉलिपियन ट्यूब वगैरह भी इसमें रिमूव कर देते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं सर्जिकल का रिव्यू दी गई है। जनरल मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, पेशेंट को रेस्ट एडवाइस करते हैं कि रेस्ट करे ड्यूरिंग ब्लीडिंग पीरियड, यानी पीरियड्स के दौरान वो रेस्ट करे। सिंपैथेटिक हैंडलिंग आर हेल्पफुल
particularly in adolescent. Sympathetic help handling are helpful. जो sympathetic मतलब उसको sympathy देते हैं ये भी helpful होती है हमारे साथ adolescent में ज़्यादातर. Anemia को टेस्ट करते हैं. अगर पेशेंट को anemia है तो उसके डाइट पे हम व्यू डालेंगे, उसका डाइट सही करेंगे. ब्लड ट्रांसफर हेमेटेनिक दीज आर आयरन सप्लीमेंट्स हम देंगे ताकि जो ब्लड लेवल है वो क्या करे, उसमें आयरन की जो लेवल है वो एक्सेसिव हो जाए. तो डिस्फंक्शनल यूट्राइन लॉस जो है ना वो एक्सेसिव, ब्लड लॉस जो है ना वो एक्सेसिव हो गई है, तो इस वजह से पेशेंट को हम प्रिवेंट करेंगे किस चीज़ से, ताकि जो ब्लीडिंग की लॉस हो गई है तो एनीमिया ना हो जाए. तो इस वजह से हम आयरन सप्लीमेंट रिकमेंड करेंगे. कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से अकर हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, सीवियर एनीमिया हो सकती है क्योंकि ब्लड लॉस ज़्यादा होती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकती है. नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर बात करें तो नाज़िया एंड वोमिटिंग रिलेटेड टू डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है, पेन रिलेटेड टू डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग मोर देन 7 days रिलेटेड टू डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग. नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे एंटी एमेटिक ताकि जो मुटीलियम वगैरह है वो हम देंगे क्योंकि पेशेंट को नाज़िया एंड वोमिटिंग फील हो रही है. एडमिनिस्ट्रिंग करेंगे एनाल्जेसिक को ताकि जो पेन है वो रिलीफ हो जाए. एंड टेक हाई कैल्शियम रिच फूड, और हाई कैल्शियम रिच फूड देंगे ताकि जो ब्लीडिंग की लॉस हो गई है उसको रिकवर करें. इवाल्वेशन में देखेंगे ब्लीडिंग इस कंट्रोल के नहीं, एनीमिया हम देखेंगे कि उसको करेक्ट किया है कि नहीं, पेशेंट प्रिवेंट रिकरेंस की कहीं दोबारा से रिकरेंस ना हो जाए उसको प्रिवेंट करेंगे. एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ को उसको इम्प्रूव करेंगे, यानी न्यूट्रिशन वगैरह को वो रिकमेंड करेंगे कि कौन कौन सा डाइट लेना है. ओवरऑल हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज़ इम्प्रूव्ड, और सारा पेशेंट के हेल्थ पे हम क्या डालेंगे, एक रिव्यू डालेंगे कि वो इम्प्रूव हो गया है कि नहीं. चलो स्टूडेंट्स, ये रेफरेंस है, यहाँ से आप लोग को और भी इसको पढ़ सकते हैं, मज़ीद मालूमात यहाँ से हासिल कर सकते हैं. ये भी है, आप लोग यहाँ से भी मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं. उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ गया होगा. सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके. अगर इस चैप्टर में फिर भी कोई मसला हो तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.